हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। सो बच्चे लोग, जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पूरे तरीके से खत्म कर दिया। उसमें हमने डिटेल वर्जन में हर एक प्रोसेस के बारे में जान लिया। ठीक है, आपकी बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे, क्यों हो रहे, क्या कारण है, सब का एकदम डिटेल में हमने जान लिया। उसी तरीके से ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 को भी मैं एकदम इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको तो मैंने पहले ही बताया। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस हमने क्या क्या पढ़ा था वो बताता हूँ, जिसके अंदर ऊपर के जो 4-5 क्वेश्चन है वो आपके इसमें सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। हमने देखो बहुत सारे लाइफ प्रोसेस पढ़े, जिसमें हमने क्या देखा, सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये जितने भी प्रोसेस है ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल माने जाते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो क्या ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा? क्या नहीं रहेगा। डाइजेशन नहीं हुआ, मर जाएगा। ठीक है, सर्कुलेशन नहीं हुआ, मर जाएगा। एक्सक्रीशन नहीं हुआ, मर जाएगा। मतलब कि पीछे जितने भी हमने प्रोसेसेस पढ़े ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि एनर्जी प्रोडक्शन में कौन कौन से लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने मेनली 3 टाइप के लाइफ प्रोसेस देखे थे। सबसे पहला रेस्पिरेशन था, फिर क्या था, डाइजेशन था, फिर क्या था, सर्कुलेशन था। ठीक है, और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होकर हर जगह तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मेनली 3 टाइप के प्रोसेसेस आपके एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। ये भी क्लियर? ओके। फिर हमने उसके आगे और थोड़ा सा बढ़े तो हमने क्या देखा कि सेल डिविजन आपकी बॉडी में बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आपको बॉडी का डेवलपमेंट कराना है या बॉडी के अंदर ग्रोथ कराना है, उसके लिए हमने सेल डिविजन पढ़ा था। हमने सेल डिवीजन में 2 टाइप देखे थे, एक था माइटोसिस और एक था मियोसिस। हमने क्या देखा था? माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। मतलब कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था। माइटोसिस में हमने देखा था कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, और मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनाए जाते हैं। ये भी हमने देखा था। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, समथिंग रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर क्या करता है कि हर एक जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है ये आगे वाले जनरेशन में क्या करता है, कैरी फॉरवर्ड कराता है। ठीक है, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर, जो आपके पेरेंट के बॉडी के अंदर अगर हेयर करली है तो बच्चा भी करली हेयर वाला पैदा हो सकता है। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर कराना, मतलब कि हेरिडिटी कैरेक्टर को आगे बढ़ाना किसका काम होता है? क्रोमोसोम का काम होता है। ठीक है, यहां तक हमने सारी बातें पढ़ ली थी। इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन नाम है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर के जितने प्रोसेस पढ़े बहुत ज्यादा एसेंशियल थे। अगर एक भी प्रोसेस नहीं हो रहा तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। एक मुझे ये बात बताओ, अगर मैंने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो क्या मैं मर जाऊंगा? क्या ऐसा हुआ? क्या नहीं होगा। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो शादी नहीं करते तो भी जिंदा रहते। ठीक है, मतलब कि ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है ना, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो भी वो जिंदा रहेगा, उसके लाइफ के ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इसलिए किया जाता है ताकि जो स्पीशीज है इनका नंबर मेंटेन रहे। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है इनके स्पीशीज का नंबर कैसे रहे? मेंटेन रहे और इवोल्यूशनरी स्टेजेस चलते रहे। ठीक है, अगर समझो, ठीक है, इस दुनिया में, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, उसके आगे का जनरेशन नहीं आया तो क्या ये दुनिया चलेगा? क्या नहीं चलेगा। आप हो, आपने रिप्रोडक्शन किया ही नहीं, आगे आ गया जनरेशन नहीं आएगा, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा कि आपके अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग है इनका एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो नहीं भी करेगा तो भी उसको इससे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, रिप्रोडक्शन का सबसे मेन फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज। ठीक है ना, जो भी स्पीशीज है इनको मेंटेन करके रखना, इनका नंबर क्या करना, प्रॉपर तरीके से अपने वर्ल्ड के अंदर लेके चलना। क्लियर है यहाँ तक? ये था कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है,
फिर उसके बाद में आपको कुछ चार्ट बना के दिया है, एक पेड़ पौधा है, वहाँ पे एक मुर्गी है, फिर उसके बाद में बीमा है, बाइसेक्शन, मतलब कि वहाँ पे तुम्हारे पास में रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो जो प्लांट है, प्लांट के अंदर भी आपके पास में कैसा हो रहा है, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक प्लांट है, दूसरा साइड से निकल रहा है। जो मुर्गी है, मुर्गी भी क्या कर रही है, एग को लेकर रही है, वहाँ पे भी तुम्हारे पास रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, सेल का डिवीजन हो रहा है। फिर एक अमीबा है, अमीबा भी डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे भी असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये सारी बात हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखो कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म बनाया गया है वो सेम स्पीशीज रहेगा बाय द अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि क्या है कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म है, पुराने ऑर्गेनिज्म से जब एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा तो इसी को क्या बनाया जाता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। प्रोडक्शन मतलब तुम्हें पता है क्या है, प्रोड्यूस करना, और री का मतलब क्या होता है, बार बार प्रोड्यूस करना, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। संज्ञा रिप्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन याद कर लो, समथिंग फॉर वन मार्क्स के लिए आ ही जाता है, ठीक है। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बस इतना ही एक लाइन याद करना है और आपका इसको ऐसा रिप्रोडक्शन, ठीक है। याद क्लियर है, कोई डाउट है नहीं, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप का ही होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा रहेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले तो मैं जितने भी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर जंप करूंगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपैरेंटल, मतलब क्या है, तुम्हारे पास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होगा, दो पैरेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब एक पैरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि यहाँ पे कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये गैमेट क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। गैमेट में हमने क्या देखा था, स्पर्म और ओवा देखा था, ठीक है ना, मेल एंड द फीमेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक ही पैरेंट है तो क्या फीमेल गैमेट आएगा या मेल गैमेट आएगा, ठीक है। मतलब अगर जो पैरेंट है, ठीक है ना, भले ही वो मेल हो सकता है या फिर भले ही वो फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा, यहाँ पे कितने पैरेंट इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पैरेंट इन्वॉल्व होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपैरेंटल बोला जाता है। फिर यहाँ पे जब एक पैरेंट है तो क्या वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, क्या नहीं होगा। सो देयरफॉर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये भी पॉइंट तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। याद करो, जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ सब सिंपल पॉइंट है, एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, द न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा यहाँ पे कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। समझो कि यहाँ पे मेरे पास में एक मेल गैमेट है और एक मेरे पास में फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन का मतलब जब दोनों भी यूनाइट होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा। अब गैमेट बना ही नहीं तो क्या फ्यूजन कहाँ से होगा भाई, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो ऑर्गेनिज्म है ये डायरेक्टली सिंगल पैरेंट से ही आगे बच जाएगा, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है ना। तो जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा ये एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा, यहाँ पे कोई भी आपको डिफरेंशिएशन देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपके में एक अमीबा का डायग्राम बना के दिया गया है, ठीक है। तो आप देखोगे तो जो पेरेंट अमीबा है और जो डॉटर अमीबा है सेम टू सेम दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो कैसे रहेंगे, एग्जैक्टली सिमिलर रहेंगे, सेम टू सेम डिक्टो 100% अपने पेरेंट के तरह ही दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि समझो अगर उसके पेरेंट का जो कलर है ब्राउन है, येलो है, ब्लू है, कैसा भी है पूरा का पूरा सेम टू सेम दिखाई देगा, काम भी अपने पेरेंट की तरह ही करेगा, ठीक है। उनके अंदर थोड़ा भी डिफरेंशिएशन हमें दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। इट टेक प्लेस बाय द माइटोटिक डिवीजन, क्या बोला हमने इसके अंदर, ये कैसे कौन से डिवीजन से होगा, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन में हमने क्या देखा है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, इक्वेशनल या रिडक्शन। तो यहाँ पे होता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है ना। इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, अगर यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो आगे आने वाले जनरेशन में भी कितना रहेगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो रहेगा ये माइटोटिक डिवीजन से होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों,
ये मेरिट और डीमेरिट भी है। मतलब डीमेरिट का मतलब क्या है, जिसके फ्लॉस या फिर कुछ मिस्टेक्स, ठीक है, और मेरिट मतलब कि प्रॉफिट, ठीक है। तो डीमेरिट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि यहाँ पे कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस हमें दिखाई नहीं देगा, सेम टू सेम पैरेंट जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा प्रॉफिट क्या है इसका, कि यहाँ पे रैपिड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन रहेगा एकदम जल्दी जल्दी होता है, विद इन द सेकेंड्स, ठीक है ना, विद इन द मिनट्स तुम्हारे पास में 1000 से 2000 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। इतना जल्दी वो रिप्रोडक्शन करते हैं, इतना जल्दी उनके अंदर रैपिड प्रोसेस होता है, ठीक है। बस इनका फ्लॉस ये है कि इनके अंदर क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये सब जितना भी था ये बहुत ज़्यादा सिंपल पॉइंट्स है, आप अपने इसको एग्जाम में इंक्लूड कर सकते हो। सो अभी देखो ये जो रिप्रोडक्शन है, अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किन किन तरीके से होता है, ठीक है। सो जो सबसे पहला जो डिवीजन दिया गया है उसका नाम क्या है, बाइनरी फिजन। कौन सा फिजन दिया गया है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब जान लो क्या होता है, द प्रोसेस इन विच पैरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर, ठीक है ना। मतलब क्या है, तुम्हारे पास में बाइनरी फिजन एक ऐसा फिजन है जहां पे जो पैरेंट सेल रहेगा वो दो सिमिलर डॉटर में ही डिवाइड होगा, दो से ज्यादा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। बाय का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है, और फिजन का मतलब कट जाना, दो पार्ट में डिवाइड होना, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ऐसा प्रोसेस जहां पे पैरेंट जो रहेगा वो दो सिमिलर डॉटर में कटेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो बाइनरी फिजन होता है ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। या तो ये माइटोसिस से होगा या फिर ये अमाइटोसिस से होगा, ठीक है। क्या क्या है, माइटोसिस या फिर अमाइटोसिस। सर अब ये माइटोसिस और अमाइटोसिस क्या है, माइटोसिस के बारे में तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, कि जो डिवीजन रहेगा इक्वेशनल रहेगा, हाफ हाफ रहेगा, ठीक है। लेकिन अमाइटोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, मतलब क्रोमोसोम बनते नहीं है, डायरेक्टली जो है सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। माइटोसिस में क्या था, सबसे पहले हमने क्या देखा था, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज और मेटाफेज, जिसमें क्रोमोसोम बन रहे थे, फिर उसके बाद में क्रोमोसोम का डिवाइड हो रहा था, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, फिर कट हो रहा था, ठीक है, माइटोसिस में। लेकिन अमाइटोसिस में क्या होता है, वहां पे क्रोमोसोम नंबर बनते नहीं है, ठीक है ना, क्रोमोसोम डायरेक्टली डिवाइड होते हैं, इसी को बुलाता है अमाइटोसिस डिवीजन, ठीक है। तो अब देखो जो ये जो आपका बाइनरी फिजन है, ये बाइनरी फिजन कब होगा, जब वहां पे फेवरेबल कंडीशन होगा, ठीक है। मतलब कि जब फेवरेबल कंडीशन होगा तभी आपको बाइनरी फिजन देखने मिलेगा, यानी कि अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रहेगा, अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहेगा, तो ही बाइनरी फिजन होगा। हमने क्या देखा, बाइनरी फिजन मतलब दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। ये बाइनरी फिजन कैसे कैसे होगा, माइटोसिस हो सकता है या फिर अमाइटोसिस हो सकता है। बाइनरी फिजन कैसे जगह पे होगा, फेवरेबल कंडीशन में होगा, अबंडेंट फूड रहेगा, अबंडेंट वाटर रहेगा, तो ही बाइनरी फिजन होगा, ठीक है। अब ये बाइनरी फिजन कहाँ पे होगा, यूनिसेलुलर में हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, प्रोकैरियोट हो सकता है, प्रोटिस्ट हो सकता है या फिर यूकैरियोट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन को अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, उसके हिसाब से हमने क्या किया है कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने आप को किस किस पार्ट में डिवाइड करे, कैसे कैसे वो खुद को काट रहे हैं, उसके हिसाब से हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया गया। देखो सबसे पहला कौन सा है, सिंपल बाइनरी फिजन। कौन सा है, सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो अमीबा है, ठीक है, या फिर जो आपके पास में ऑर्गेनिज्म है वो कहीं से भी कट सकता है, ये यहाँ से भी कट सकता है या फिर ये यहाँ से भी कट सकता है, ये यहाँ से भी कट सकता है, ये भी यहाँ से भी कट सकता है। मतलब कि जब तुम्हारे पास में इर्रेगुलर शेप में, ठीक है ना, इर्रेगुलर शेप में कहीं से भी वो कटेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल बाइनरी फिजन। क्लियर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल बाइनरी फिजन में तुम्हारे पास में एक एग्जांपल याद होना चाहिए, क्या होगा, अमीबा, ठीक है। भले ही ये सब डायग्राम आपको याद रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे पास में जितने भी फिजन्स हो रहे हैं उनके सबके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। तो सिंपल बाइनरी फिजन में तुम्हारे पास में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा, अमीबा, ठीक है। फिर आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा ये ट्रांसवर्स तरीके से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में एग्जांपल रहेगा पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप देख सकते हो जो आपके पास में इसके बॉडी पार्ट से पहले खुद को डिवाइड करे, ठीक है, उसके बाद में आगे दो पार्ट में कन्वर्ट होते जा रहे, ठीक है। तो ये क्या बना आपके पास में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन द पैरामीशियम, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाला है लॉन्जिट्यूडल बाइनरी फिजन, ठीक है। लॉन्जिट्यूडल मतलब कि जो स्ट्रेट पार्ट में कटता हो, जो स्ट्रेट दो पार्ट में कट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडल बाइनरी फिजन बोला जाता है।
अब ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन में तुम्हारे पास में एक एग्जांपल आता है जिसका नाम क्या होता है, यूगिलिना। क्या होता है, यूगिलिना। ठीक है, तो जो बाइनरी फिशन था बहुत सिंपल था। क्या था तुम्हारे पास में, याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने असेक्सुअल टाइप पे पढ़े, असेक्सुअल में हमने पहला स्टार्ट किया, क्या नाम है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है, एक पैरेंट से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कहाँ पे होगा, आपके पास में फेवरेबल कंडीशन में होगा। कौन से कैसे कैसे हो सकता है, माइटोसिस या फिर अमाइटोसिस हो सकता है। ठीक है, बाइनरी फिशन को अकॉर्डिंग टू द सेक्शन डिवाइड किया गया तीन पार्ट में। कौन कौन से थे, सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन एंड द लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन अमीबा, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामीशियम एंड द लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन यूगिलिनम। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें एकदम सिंपल टू सिंपल है। ठीक है, अब और एक आपके पास में बाइनरी फिशन बचा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बाइनरी फिशन नहीं, और एक फिशन बचा हुआ है आपके यूनिसेलुलर में। ठीक है, वो भी अभी खत्म करता हूं। देखो मल्टीपल फिशन पे आ जाओ। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो मल्टीपल फिशन है ये सिर्फ तभी होगा जब किसी ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब। ठीक है, जैसे हमने बाइनरी फिशन में देखा था, क्या हो रहा था, फेवरेबल कंडीशन था, बाइनरी फिशन हो रहा था, फूड मिल रहा था, पानी मिल रहा था। लेकिन मल्टीपल फिशन तभी होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब आपके पास में ना तो पानी रहेगा, ठीक है, ना तो फूड रहेगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन जहां पे फूड और वाटर का स्कैरसिटी हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि जो अमीबा है, ठीक है ना, जो अमीबा है ये क्या काम करता है कि अपने आउटर लेयर को एक हार्ड कवरिंग बनाता है। क्या बनता है, इसका जो आउटर लेयर है उसको हार्ड कवरिंग बनाएगा, और इस कवरिंग को बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। ठीक है, यानी कि जितने भी इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल रहेगा, जो भी इसका जो न्यूक्लियस रहेगा, वो कैसा बन जाता है, एनसिस्टेड। क्या बन जाता है, एनसिस्टेड। ठीक है, अब सिस्ट बनने के बाद में बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स थे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब अंदर एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस सिर्फ क्या बनेगा, दो न्यूक्लियस, दो से चार न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस के साथ में जो आपके साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो अंदर जो एक अमीबा था, एक अमीबे से बहुत सारे एम्यूबुलेई फॉर्म होना स्टार्ट होते। क्या स्टार्ट होते, एम्यूबुलेई फॉर्म होना स्टार्ट होते। तो देखो बच्चों, ये एक अमीबा था, ऊपर एक कवरिंग आया। ठीक है, तो ये जो अंदर अंदर जो आपके पास में छोटे छोटे बने हैं, इनको क्या बोलते हैं, एम्यूबुलेई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्यूबुलेई बोलते हैं। ठीक है, अब ये एम्यूबुलेई जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आते हैं, ठीक है, तो जैसे आपके पास में जो आउटर लेयर जो है, सिस्ट जो लेयर है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएगा, जब उसको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, तो जो बाहर का जो सिस्ट था वो क्या होता है, बर्स्ट होता है। क्या होता है, बर्स्ट होता है। और बर्स्ट होने के बाद में क्या होता है कि अंदर जितने भी अमीबा थे सब क्या होते हैं, एक साथ में रैपिडली बाहर आते हैं। ठीक है, और ये जो अमीबा है लगभग आपके पास में 1000 से 2000 तक अमीबा एक सिस्ट के अंदर फॉर्म हो सकते हैं। समझ में, मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन में एक पार्ट में टूटेगा, मल्टीपल फिशन में बहुत सारे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मल्टीपल फिशन कब होगा, जब आपके पास में अनफेवरेबल कंडीशन होगा, स्कैरसिटी ऑफ फूड और स्कैरसिटी ऑफ वाटर रहेगा। तो क्या बनेगा, जो आउटर लेयर है किस में कन्वर्ट होगा, सिस्ट में कन्वर्ट होगा। सिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, अंदर ही डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, और बहुत सारा अमीबा अंदर बन जाएगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएंगे, क्या बनेगा, जो बाहर का सिस्ट है बर्स्ट होगा, और बर्स्ट होने के बाद बाहर सारे के सारे अमीबा बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था मल्टीपल फिशन। फिर एक लास्ट फिशन बचा है, ठीक है, जो आपके इसमें लास्ट डिवीजन है, इसको बोला जाता है बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग। ठीक है, ये जो बडिंग है, बडिंग आपको ऑब्जर्व किया जाता है इन द ईस्ट। कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ईस्ट में ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो, ये एक नॉर्मल पैरेंट सेल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अंदर का जो सेल है वो थोड़ा बल्ज पोजीशन पे आता है। ठीक है, मतलब कि जो है अब बल्ज पोजीशन पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में आधा न्यूक्लियस इधर आ जाता है और थोड़ा सा न्यूक्लियस ऊपर पहुंच जाता है, दो पार्ट में न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म पे डिवाइड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते करते क्या होगा कि आपके पास में एक के ऊपर एक नए नए डॉटर सेल बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये बडिंग इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो है एक दूसरे से कैसे रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही ये पेरेंट बॉडी से, ये आपका पेरेंट बॉडी, ये डॉटर सेल, ठीक है ना, तो जो डॉटर सेल है जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, ये क्या काम करेगा, खुद का एक कॉलोनी बनाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद में अलग सा एक नया ईस्ट बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बडिंग हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, वापस से बता रहा हूँ, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, उसमें हम तीन टाइप देखे, एक देखा बाइनरी फिशन, एक देखा मल्टीपल फिशन, और एक देखा हमने बडिंग देखा। ठीक है, बाइनरी फिशन तीन टाइप का था, सिंपल बाइनरी फिशन, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, उसमें जो आपका सिंपल में अमीबा था,
ठीक है। उसके बाद में लॉन्जिट्यूडल में कौन सा था, यूगेलिना था, ठीक है। और जो तुम्हारे पास में कौन सा ट्रांसवर्स था, उसमें कौन सा था, पैरामेशियम। फिर यहाँ पे हमने देखा मल्टीपल फिशन में कौन है, अमीबा है। ये कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, ठीक है। और ये जो बडिंग है, बडिंग भी आपके पास में कब होता है, जब आपके पास में प्रोडक्शन बढ़ाना रहता है तो कहता है बडिंग होता है। और बडिंग का एग्जाम्पल कौन सा आपके पास में, ईस्ट का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तब किसके अंदर हमने देखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमने ये सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे लोग अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो कमेंट करो, मैं ये जो टॉपिक है उसको वापस से समझाने का ट्राई करूंगा विथ इजी एंड द डायग्रामेटिक व्यू के साथ, ठीक है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर, ठीक है ना, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने जो फ्रेंड्स हैं इनको थोड़ा बहुत शेयर भी करो। ओके, सो बाय बाय।